अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो समर वेकेशन है वो अच्छे से चल रही होंगी, साथ साथ आपकी स्टडी भी बेहतर होगी। यूनिट 3 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस आउट किया है बायोलॉजी का, तो इसकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो में। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। थर्ड जो यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी जो एक्सरसाइज का सेक्शन 1 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं इसमें। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, वन रीज़न फॉर एम्फीसेमा इज़, तो इसकी एक वजह क्या है ना एम्फीसेमा की, तो इसमें स्मोकिंग वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, एम्फीसेमा इज़ प्राइमरली caused by long term exposure to irritants like cigarette smoke which damage the alveoli। तो एम्फीसेमा जो है ये बुनियादी तौर पर ना सिगरेट के धुएं जैसे जलाने वाले जो मटेरियल्स के ना तवील मुद्दत तक यानी लॉन्ग टर्म जो उसके असरात की वजह से होता है, तो जो लंग्स और इसके जो एल्वेलाई है ना उनको नुकसान पहुंचाते हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट है, इन ह्यूमंस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, तो इंसानों में ना हाँ एक्सपायरेशन के दौरान, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ना, डायफ्राम इज़ रेज्ड एंड रिब्स आर लोड, ये वाली ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड moves upward while the rib cage moves downward reducing lung volume। तो सांस को जब हम बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम जो है वो रिलैक्स की हालत में ऊपर उठता है और जो रिब्स होती है ना वो नीचे की तरफ होती हैं, जिससे जो लंग्स है ना उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द इनर मोस्ट चैम्बर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू विच एयर कैन बी ड्रॉन। तो निज़ाम तनाफुस जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे जो इनर वाला पार्ट है जहाँ तक हवा पहुँच सकती है, तो यहाँ पे एल्वेलाई वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो एल्वेलाई आर द टाइनी एयर सैक्स वेयर गैस एक्सचेंज ऑकर्स मेकिंग देम द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो एल्वेलाई जो है छोटी हवा की ना थैलियाँ होती हैं जहाँ जो है गैसेस की एक्सचेंजमेंट होता है यानी तबादला होता है। तो ये जो है रेस्पिरेटिंग सिस्टम का ना सबसे इनर पोर्शन है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर व्हेन अ पर्सन इज़ रेस्टिंग। तो आराम की हालत में ना जो हम बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं ना हवा में ऑक्सीजन की, उसकी बतानी है परसेंटेज कितनी होती है। तो यहाँ पे 16% ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। Expired air contains about 16% oxygen because the body retains some oxygen for metabolic process। तो जब हम बाहर निकालने हैं ना तो उस हवा में तकरीबन 16% ऑक्सीजन जो है वो होती है, क्योंकि जिस्म जो है कुछ ऑक्सीजन जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए ना यूज़ करता है। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच प्रोसेस डज नॉट यूज़ इनर्जी रिलीज बाय रेस्पिरेशन। तो कौन सा जो अमल है रेस्पिरेशन से ना जो रिलीज़ होने वाली जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल नहीं करता। तो इसमें ये जो ऑप्शन है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द एलुलर सरफेस, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव प्रोसेस। तो ये ना एक पैसिव प्रोसेस है दैट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अनलाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना बिल्कुल उसके बरक्स, टेम्परेचर रेगुलेशन और नर्व इम्पल्स, जैसे ये टेम्परेचर रेगुलेशन होती है और नर्व जो इम्पल्सिस होती हैं उस तरह। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच पाथ डज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टेक एज इट इंटर्स द बॉडी। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो बॉडी में दाखिल होते वक्त ना इंटर होते वक्त कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। तो इसमें ट्रैकिया, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल और एलोलस, तो ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ऑक्सीजन इंटर्स थ्रू द ट्रैकिया, ऑक्सीजन ट्रैकिया के ज़रिए इंटर होती है, मूव्स टू द ब्रोंकाई, तो फिर ना ये ब्रोंकाई की तरफ जाती है ना, देन ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद ना ब्रोंक्यूल से गुजरती है, एंड फाइनली रीच द एलोलाई फॉर गैस एक्सचेंज, और आखिर में ना फाइनली एलोलाई तक पहुंचती है जहां गैसेस का जो एक्सचेंजमेंट है वो होता है। When you inhale the diaphragm, तो सांस अंदर लेते वक्त ना तो डायफ्राम की जो मूवमेंट है वो क्या होती है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स यानी फ्लैटन्स एंड मूव्स डाउनवर्ड इंक्रीजिंग लंग वॉल्यूम। तो सांस अंदर लेने के दौरान ना डायफ्राम जो है वो सुकड़ता है यानी चिपटा हो जाता है ना, फ्लैटन हो जाता है और नीचे जाता है
जिससे जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज इन्वॉल्व, तो जिंदा जानदारों में जो रेस्पिरेशन हमेशा इसमें क्या चीज़ शामिल होती है, तो इसमें एनर्जी रिलीज, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलीज एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन इवन इन एनाएरोबिक प्रोसेस वेयर ऑक्सीजन इज़ नॉट कंज्यूम, तो तमाम जो लिविंग बींग हैं उसमें रेस्पिरेशन के ज़रिए ना एनर्जी रिलीज़ होती है, चाहे ऑक्सीजन इस्तेमाल हो यानी जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन है, या ना हो ना जिसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस शामिल है। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द गैस एक्सचेंज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द, तो इंसानी जो निज़ाम है ना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें जो गैसेस एक्सचेंज का हिस्सा क्या है ना, तो ये वाला जो है एलोलाई, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, एलोलाई आर द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू देयर थिन वॉल्स एंड कैपिलरी नेटवर्क, तो एलोलाई की ना पतली दीवारें और कैपिलरी का जो नेटवर्क है ना वो गैस के एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मौजू है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द डिजीज इन्वॉल्विंग ब्रेक डाउन ऑफ एयर सैक्स ऑफ लंग्स इज, तो लंग्स की ना हवा की जो छोटी थैलियों हैं उसके टूटने से मुतालिक जो बीमारी है, तो इसमें एम्फिसीमा, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, एम्फिसीमा डिस्ट्रॉयज एलोलाई एयर सैक्स रिड्यूसिंग सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, तो एम्फिसीमा जो है एलोलाई हवा की जो छोटी थैलियाँ हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको तबाह कर देता है, जिससे गैस की जो एक्सपेरिमेंट है उसका सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच ब्लड वेसल सराउंड्स द एलोलाई, एलोलाई को कौन सी जो खून की छोटी नालियाँ हैं, वेसल्स हैं जो घेरती हैं, तो इसमें कैपिलरी की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, कैपिलरीज फॉर्म अ डेंस नेटवर्क अराउंड एलोलाई टू फैसिलिटेट एफिशिएंट गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड द ब्लड, तो कैपिलरीज जो हैं एलोलाई के गिर्द एक जाल बना लेती हैं, एक नेट बना लेती हैं, ताकि जो हवा है और ब्लड के दरमियान ना गैस का एक्सचेंजमेंट जो है ये बहुत ही मुअस्सर तरीके से हो सके। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इन अस्थमा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑकर्स ड्यू टू, तो ये जो अस्थमा की बीमारी है इसमें सांस लेने में दुश्वारी की वजह है ना, तो इसका जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, तो अस्थमा ट्रिगर्स इन्फॉर्मेशन एंड नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स रिस्ट्रिक्टिंग एयर फ्लो, तो दमा में ना ये जो अस्थमा है उसमें ब्रोंकाई की सूजन और तंग हो जाती है ना, जिससे ना हवा का जो बहाव है, मूवमेंट जो है वो महदूद हो जाती है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गैस इन इंस्पायर्ड इज 21% एंड इन एक्सपायर्ड इज 16%, तो दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द, तो सांस लेने के दौरान ना जब हम अंदर लेके जाते हैं सांस को तो ऑक्सीजन 21% होती है, जब रिलीज करते हैं तो 16% होती है। तो ये जो डिफरेंस है ये किस वजह से है, तो इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन एनर्जी प्रोडक्शन, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, द बॉडी यूजेज ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी रिड्यूसिंग इट्स परसेंटेज इन एक्सेल हेयर, तो जिस्म ऑक्सीजन को ना ये जो सेल की रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ज़रिए ना एनर्जी जो है एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे जो रिलीज़ होने वाली हवा है ना इसकी मिकदार जो है क्वांटिटी वो कम हो जाती है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रो बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, तो मुंदरजा झैल में से ना कौन सी जो रो है, ये डिफरेंट रोज जो नीचे दी हुई थी ना ऑप्शन में, वो सांस अंदर लेने के अमल से मुतालिक ना मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अमल को बेहतरीन तौर पर बयान करती है। इसका जो आंसर सेलेक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और रेज्ड, ये वाला ना। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्लैटन हो जाता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो यानी सांस अंदर खींचते वक्त ना ये सुकड़ जाता है, चिपटा हो जाता है। रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू लिफ्ट रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, तो पसलियों की जो ये मसल्स हैं, पसलियों को ना ये रिब्स को ऊपर और बाहर की तरफ उठाने के लिए ना ये सुकड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर रिब्स रेज टू एक्सपेंड द चेस्ट कैविटी, तो ऊपर उठती है ना ये रिब्स जो हैं, ताकि जो सीना है ना, ये छाती जो है, इसके अंदर जो कैविटी है वो फैल सके यानी एक्सपेंड हो सके। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच रो करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द डायफ्राम, सीलिया एंड मस्कस इन ह्यूमन गैसोस एक्सचेंज सिस्टम, तो कौन सी यहाँ पे जो रो है ऑप्शंस में वो इंसानी जो गैसोस एक्सचेंज का सिस्टम है उसमें डायफ्राम, सीलिया और जो मस्कस के ना फंक्शन को सही तौर पर बयान करती है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स टू कॉज ब्रीदिंग इन, कैरी मस्कस टू द थ्रोट,
और ट्रैप डस्ट एंड बैक्टीरिया फ्रॉम एयर, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट्स टू इनहेल फ्लैटन डाउनवर्ड, यानी सांस अंदर लेते वक्त ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी थोड़ा चिपटा भी हो जाता है। उसके बाद जो सीलिया है, मूव मस्कस विद ट्रैप पार्टिकल्स टुवर्ड द थ्रोट टू क्लियर एयरवे। तो सीलिया जो होते हैं, ये जो मस्कस और उसमें जो फंसे हुए पार्टिकल्स होते हैं ना छोटे, उनको थ्रोट की तरफ ना मुंतकिल करता है, पुश करता है, ताकि जो सांस की नालियाँ हैं वो सारी जो हैं वो साफ रहे, क्लियर रहे। फिर मस्कस जो है ट्रैप डस्ट एंड बैक्टीरिया टू प्रोटेक्ट द लंग्स, और ये जो मस्कस होता है ये धूल और जो जर्म्स होते हैं ना उनको कैच आउट कर लेता है, ताकि इससे जो लंग्स हैं वो सेव रहें। तो यहाँ पे इसका जो MCQs वाला पोर्शन है ये कंप्लीटेड है। नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एलोलाई, एलोलाई में गैसों का तबादला कैसे होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एलोलाई हाई कॉन्सेंट्रेशन इनटू ब्लड कैपिलरीज, लो कॉन्सेंट्रेशन यानी ऑक्सीजन जो है एलोलाई यानी ज़्यादा जो उसकी है ना कॉन्सेंट्रेशन, उससे जो ब्लड की कैपिलरीज जहाँ पे कम उसकी होती है कॉन्सेंट्रेशन, उसमें ना आके हुई एक तरह से फैलती है ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड हाई कॉन्सेंट्रेशन इनटू एलोलाई लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्लड की ज़्यादा मतलब उसमें होती है ना कॉन्सेंट्रेशन, इससे एलोलाई में यानी कम कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह में ना ये डिफ्यूज़ करती है, ये फैलती है। तो थिन मॉइस्ट वॉल्स ऑफ एलोलाई एंड कैपिलरीज मेक दिस एक्सटेंड एफिशिएंट। तो एलोलाई और कैपिलरीज की जो पतली जो होती है ना नम दीवारें मस्कस वाली, इस एक्सचेंजमेंट को मुअस्सर बनाती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो वर्जिश सांस लेने के शरह पर ना, एक्सरसाइज करते हुए ना इसके सांस लेने के रेट पे क्या फ़र्क डालती है। तो इसका जो आंसर है, एक्सरसाइज इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन रेजिंग ब्रीदिंग रेट 30 to 40 per minute वर्सेस 15 to 20 मिनट्स एट रेस्ट। तो वर्जिश जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको ना बढ़ाती है, जिससे ना सांस की शरह जो है 30 से 40% ना 30 to 40 टाइम पर मिनट बढ़ जाती है। तो नॉर्मली तो ये 15 से 20 मिनट होती है एट रेस्ट में। तो मेडुला जो है ऑब्लिगेंटा डिटेक्ट्स हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिग्नल्स फास्टर एक्सपायरेशन। तो मेडुला जो ऑब्लिगेंटा है ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ना उस ज़रूरत को वो डिटेक्ट करता है और तेज़ सांस खारिज करने का ना सिग्नल देता है। तो मोर ऑक्सीजन इज़ डिलीवर्ड टू मसल्स फॉर एनर्जी। तो इससे ना मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जो फिर तवानाई यानी एनर्जी के लिए ना ज़रूरी है। नेक्स्ट में थर्ड जो क्वेश्चन है, कंपेयर करना है इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर को। तो इसमें ये जो ऑक्सीजन है इंस्पायर्ड एयर में किस परसेंट होती है, 21%, और एक्सपायर्ड में 16%। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंस्पायर्ड में 0.04% और एक्सपायर्ड में काफ़ी ज़्यादा यानी 4% तक होती है। नाइट्रोजन की जो है परसेंटेज वो दोनों में सिमिलर है, 79%। वाटर वेपर्स जो होते हैं इंस्पायर्ड में वेरिएबल होते हैं और एक्सपायर्ड में सैचुरेटेड होते हैं। और टेम्परेचर जो है ये वेरिएबल है इंस्पायर्ड में, और एक्सपायर्ड में क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर जितना ऑलमोस्ट होता है ना ऑलमोस्ट 37 डिग्री पे होता है। फिर डस्ट पार्टिकल जो है ये इंस्पायर्ड में मौजूद होते हैं और एक्सपायर्ड में बहुत कम होते हैं ना, ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ वायरल इन्फेक्शंस लाइक कोविड-19 अफेक्ट ब्रोंकाई। तो वायरल इन्फेक्शन जैसे कोविड-19 ब्रोंकाई को कैसे मुतासिर करते हैं। तो कोविड-19 इन्फ्लेम्स ब्रोंकाई causing mucus build up and narrowing airways। तो कोविड-19 ब्रोंकाई को ना सूजन देता है, उसको स्वेलिंग हो जाती है, जिससे मस्कस ना जमा होता है और हवा की नालियाँ ना वो तंग हो जाती हैं। सिम्टम्स इंक्लूड कफिंग, व्हीजिंग एंड ब्रेथलेसनेस। तो खांसी होती है ना, जैसे गिड़गिड़ाहट की आवाज़ हो और सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात होती हैं। स्वीयर काज में रिड्यूस ऑक्सीजन एक्सचेंज एंड डैमेज लंग लिविंग। तो शदीद जो है ना केसेस में ऑक्सीजन का जो एक्सचेंजमेंट है वो कम हो सकती है और लंग्स का ना ये ख़राब हो सकती हैं, लाइनिंग जो है उसकी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर। ताज़ा हवा में सांस लेने की क्या अहमियत है। फ्रेश एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर एनर्जी एंड ब्रेन फंक्शन। तो ताज़ा हवा तवानाई और दिमागी काम के लिए ना ऑक्सीजन फ्राहम करती है। इट कीप्स लंग्स हेल्दी बाय रिड्यूसिंग पोल्यूटेंट्स। तो ये फेफड़ों को ना लंग्स को आलूदगी से बचा कर ना सेहतमंद हेल्दी रखती है। बूस्ट इम्यूनिटी एंड मेंटल क्लैरिटी। तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाला मुदाफ़ियाती निज़ाम और जहनी जो है ना एक्टिविटी उसको बेहतर करती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग नेज़ल एंड ओरल कैविटी क्लियर। तो नाक और मुंह की जो कैविटी है उसको साफ रखने की क्या अहमियत है। तो इसका जो आंसर है, क्लियर नेज़ल कैविटी फिल्टर्स वर्म्स एंड
humidifies inhaled air protecting lungs। तो साफ जो है जो नाक है ना, नोज़, उसके अंदर जो कैविटी है वो सांस की हवा को फिल्टर करती है, उसको थोड़ा वार्म करती है ना, गर्म करती है, और उसको ना मस्कस मॉइशन बख्शती है ना, थोड़ा मॉइस्ट करती है ताकि लंग्स की हिफाजत करती है ना साथ। तो क्लियर ओरल कैविटी इंश्योर्स प्रॉपर स्पीच, डाइजेशन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो साफ जो मुंह है ना, उसकी कैविटी जो है वो बोलने के लिए, उसके बाद डाइजेशन को बेहतर बनाती है और इन्फेक्शन से बचाती है। बोथ प्रिवेंट हार्मफुल पार्टिकल्स बैक्टीरिया फ्रॉम एंटरिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दोनों जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में नुकसानदेह जो पार्टिकल्स है ना, बैक्टीरिया वगैरह, उनके दाखिले को रोकती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। तो इसमें ना फ़र्क बताना। पहले जो है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो है, तो रेस्पिरेशन इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये एक तरह से ना बायोकेमिकल प्रोसेस है जो ग्लूकोज से ना एनर्जी को रिलीज करता है। ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सांस लेना जो है ये एक फिजिकल अमल है जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन अकर्स इन सेल्स व्हाइल ब्रीदिंग अकर्स इन लंग्स। तो रेस्पिरेशन जो होती है ये सेल्स में होती है, जबकि सांस लेना सिर्फ लंग्स में होता है। तो डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। तो ये जो रेस्पिरेशन है ग्लूकोज को तोड़ करना एनर्जी हासिल करते हैं इसके थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस यूज लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो रोशनी की एनर्जी को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाती है, जबकि रेस्पिरेशन ऑकर्स इन एनिमल्स इन प्लांट्स वाइल फोटोसिंथेसिस ओनली ऑकर्स इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन जो है ये एनिमल्स में भी होता है और पौधों दोनों में होता है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ प्लांट्स में होती है। नेक्स्ट में जो है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन मीन्स टेकिंग एयर इनटू द लंग्स, यानी सांस को अंदर लेके जाना लंग्स तक, और एक्सहेलेशन मीन्स रिलीजिंग एयर आउट फ्रॉम द लंग्स, यानी सांस को बाहर निकालना ना, हवा को लंग्स से खारिज करना। इनहेलेशन इन्वॉल्व्स डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन व्हाइल एक्सहेलेशन इन्वॉल्व डायफ्राम रिलैक्सेशन। तो सांस अंदर ले जाने में ना डायफ्राम जो है वो सुकड़ जाता है, जबकि सांस बाहर निकालने में ना डायफ्राम ढीला पड़ जाता है। तो इसमें वो दूसरी परसेंटेजेस भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद जो स्मोकर एंड पैसिव स्मोकर जो हैं, तो अ स्मोकर एक्टिवली इनहेल सिगरेट स्मोक। तो सिगरेट पीने वाला जो है ना खुद सिगरेट का धुआं सांस में लेता है ना अंदर। तो पैसिव स्मोकर इनहेल स्मोक फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो ये जो पैसिव स्मोकर है वो इर्द गिर्द का जो माहौल है ना एनवायरनमेंट, उससे जो स्मोक है धुआं उसको सांस के थ्रू लेता है। तो पैसिव स्मोकिंग इज़ इनवॉलंटरी वाइल स्मोकिंग इज़ इंटेंशनल। तो ये जो है ना पैसिव स्मोकिंग ये इनवॉलंटरी है, यानी ये गैर इरादी होती है, मतलब जानबूझ के नहीं होती, जबकि जो सिगरेट नोशनी है ये एक इरादी अमल है ना, यानी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो ब्रोंकाइटिस और निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। ब्रोंकाइटिस में ना ये जो ब्रोंकी की सोजिश होती है। फिर निमोनिया इज़ इन्फेक्शन इन द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। निमोनिया में ना लंग्स में हवा की जो छोटी थैली है इनमें इन्फेक्शन होता है। ब्रोंकाइटिस काजेस कफिंग विद मस्कस वाइल निमोनिया काजेस चेस्ट पेन एंड फीवर। ब्रोंकाइटिस में ना मस्कस के साथ साथ ना खांसी होती है, बलगम जो होती है। तो जबकि निमोनिया में ना सीने का दर्द और बुखार होता है। नेक्स्ट में जैसे एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को ना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स विदाउट ऑक्सीजन। तो ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये बगैर ऑक्सीजन के होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये ज़्यादा तवानाई यानी ज़्यादा एनर्जी इसमें बनती है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी जो है वो बनती है। फिर फेरिंक्स और लैरिंक्स जो है, फेरिंक्स इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो ये जो फेरिंक्स है ये खुराक और हवा दोनों का रास्ता है। लैरिंक्स इज़ द वॉइस बॉक्स इन्वॉल्व इन साउंड प्रोडक्शन। तो ये जो लैरिंक्स है ये आवाज़ पैदा करने वाला हिस्सा है जिसको आप वॉइस बॉक्स भी कहते हैं ना। फेरिंक्स इज़ लोकेटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी। फेरिंक्स जो है ये नेजल कैविटी के पीछे वाक़या है। वाइल लेरिंक्स इज़ लोकेटेड अबव द ट्रैकिया। जबकि लेरिंक्स जो है वो ट्रैकिया के ऊपर होती है। उसके बाद जो ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस है, ग्लॉटिस इज़ द ओपनिंग बिटवीन द
वोकल कॉर्ड्स, ग्लॉटिस जो है ये आवाज़ की जो होते हैं ना कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स जो हैं उनके दरमियान ना खुला हिस्सा होता है। एपिग्लॉटिस इज़ अ फ्लैप दैट कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग। तो एपिग्लॉटिस ना एक ढक्कन जैसा होता है ना, हिस्सा होता है जो निगलने के वक्त ग्लॉटिस को ढांप लेता है। तो ग्लॉटिस हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द वेंट पाइप। तो ग्लॉटिस जो है ये आवाज़ पैदा करने में मदद देता है साउंड प्रोडक्शन में, और एपिग्लॉटिस जो है वो खुराक को ना सांस की नाली में जाने से रोकता है। नेक्स्ट में जैसे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं। ब्रोंकाई आर द लार्ज एयरवेज दैट लीड टू ईच लंग। तो ब्रोंकाई जो है ये बड़ी हवा की नालियाँ हैं ना जो हर लंग की तरफ जाती हैं। ब्रोंक्यूल्स आर स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई। तो ब्रोंक्यूल जो हैं ब्रोंकाई की छोटी शाखें होती हैं। ब्रोंकाई हैव कार्टिलेज, ब्रोंक्यूल्स डू नॉट। तो ब्रोंकाई में ना कुरकुरी हड्डी होती है ना, जैसे ये नाक और कान की कुरकुरी हड्डी होती है कार्टिलेज, तो ब्रोंक्यूल्स में नहीं होती। उसके बाद एयर सैक्स और एलोलाई जो हैं। एयर सैक्स रेफर टू ग्रुप्स ऑफ एलोलाई इन द लंग्स। तो हवा की थैलियाँ जो हैं एलोलाई के मजमूए को कहते हैं, और एलोलाई आर स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर इन द एयर सैक। तो एलोलाई छोटे गुब्बारे जैसे ना ढांचे होते हैं ये, और एलोलाई आर द एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। एलोलाई असल मकाम है ना जहाँ गैसों के एक्सचेंजमेंट होती है। एयर सैक्स आर द ब्रॉडर स्ट्रक्चर। तो ये जो हैं एयर सैक्स, ये जो थैले से होते हैं हवा के, ये बड़े स्ट्रक्चर होते हैं ना, बड़े मतलब ढांचे होते हैं। उसके बाद जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज फाउंड व्हेन ऑक्सीजन बाइंड्स विद हेमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कब बनता है? जब ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का मिलाप ना आपस में जब ये मिलते हैं। तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इज फॉर्म व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स विद हेमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हेमोग्लोबिन के मिलाप से बनता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन हेल्प्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, वाइल कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो है रिड्यूसेस ऑक्सीजन सप्लाई। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने में मदद देता है, जबकि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन की फराहमी को कम करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्रीदिंग थ्रू नोज इज हेल्दियर देन ब्रीदिंग बाय माउथ, वाई? तो नाक से सांस लेना ना मुंह से सांस लेने के मुकाबले में ज़्यादा सेहतमंद क्यों है? ब्रीदिंग through the nose is healthier because it filters, warms and moistens the air before it enters the lungs. तो नाक से ना नोज से सांस लेना ज़्यादा सेहतमंद है क्योंकि ये हवा को ना लंग्स में दाखिल होने से पहले फिल्टर कर लेता है, थोड़ा वार्म अप कर लेता है, उसको थोड़ा मॉइस्टन कर लेता है। इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स फ्रॉम डस्ट, जर्म्स एंड ड्राइनेस। तो ये लंग्स को ना ये जो गर्द होती है, डस्ट, जर्म्स और उसके अलावा ड्राइनेस से ना महफूज रखता है। The nose also produces nitric oxide which helps kill harmful microbes. तो नाक जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड भी पैदा करते हैं ना जो नुकसानदेह जर्म्स को मारने में मदद देती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, what are the conditions necessary for efficient gaseous exchange between organisms and environment? तो ये जो ऑर्गेनिज्म और उसका जो माहौल है, इन्वायरमेंट के दरमियान ना मौसर गैसों के तबादले के लिए कौन सी शराइत ज़रूरी हैं? Efficient gaseous exchange requires a large surface area for more contact with gases. तो मौसर गैसों के तबादले के लिए ना बड़ी सरफेस की ज़रूरत होती है ताकि जो गैसेस से ना ज़्यादा से ज़्यादा राब्ता हो सके। थिन एंड मॉइस्ट मेम्ब्रेन्स हेल्प गैसेस डिफ्यूज़ इजीली। तो बारीक और नम झिल्लियाँ ना गैसों को आसानी से फैलने में मदद देती हैं, डिफ्यूज़ होने में ना आसानी पैदा करती हैं। अ प्रॉपर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट एंड गुड ब्लड सप्लाई आर आल्सो इसेंशियल। तो एक मुनासिब जो है ना इर्तिकाज़ यानी कंसनट्रेशन का फ़र्क, अच्छा जो ब्लड है उसकी फराहमी में ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द 2 स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग आर शोन इन द गिवन डायग्राम। तो 2 स्टेप्स जो हैं वो दिखाए गए ब्रीदिंग के डायग्राम में। विच ऑफ द गिवन डायग्राम ए और बी शोज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन? तो ये बताना है ए और बी में से कौन सा प्रोसेस जो एक्सहेलेशन है, और अपने आंसर को रीज़न से सपोर्ट भी करना है। तो डायग्राम बी जो है शो कर रही है प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, और इसका रीज़न जो है ना, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द डायफ्राम एंड रिब मसल रिलैक्स। तो हवा खारिज करते वक्त क्या होता है कि डायफ्राम और जो रिब्स होती हैं उसके मसल रिलैक्स होते हैं। तो दिस काजेज द चेस्ट कैविटी टू श्रिंक एंड एयर इज़ पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। तो इससे जो ये जो चेस्ट कैविटी है ये जब सुकड़ती है ना, छोटी होती है, तो इसका प्रेशर सारा लंग्स पे पड़ता है, तो सारी हवा जो है बाहर पुश आउट होती है। द लंग्स रिटर्न टू देयर नॉर्मल साइज एज एयर इज़ एक्सपेल। तो लंग्स जो हैं वो अपनी असल शक्ल में वापस आ जाते हैं जब हवा खारिज होती है, एक्सपेल होती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग ऑन द इनर वॉल्स ऑफ ट्रैकिया ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इंसानों की ट्रैकिया यानी सांस की नाली के अंदरूनी दीवारों पर
सिगरेट नोशी के असरात बयान करने हैं। इसका जो आंसर है, सिगरेट स्मोकिंग डैमेजेस द सीलिया इन द ट्रैकिया मेकिंग इट हार्ड टू रिमूव मस्कस एंड डस्ट। तो सिगरेट नोशी ना ट्रैकिया में मौजूद ये जो होते हैं सीलिया को ना नुकसान पहुंचाती है, जिससे जो ये मस्कस टाइप का होता है ना बलगम, और उसके गिर्द जो डस्ट वगैरह जो होती है उसको साफ करना मुश्किल हो जाता है। इट लीड्स टू मस्कस बिल्डअप एंड स्वेलिंग इन द ट्रैकियल वाल। तो ये जो बलगम को ना जमा होने और इसकी जो नाली है ना वो उसकी दीवारों में ना सूजन का बायस बनता है, स्वेलिंग का बायस बनता है। तो नैरोड एयरवेज काज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो नाली के तंग होने से ना सांस लेने में दुश्वारी होती है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म स्मोकिंग में रिजल्ट इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, COPD और लंग कैंसर। ना तवील अरसे तक अगर सिगरेट नोशी अगर करेंगे तो इससे ब्रोंकाइटिस, COPD या फिर फेफड़ों के कैंसर का सबब बन सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो 12, इसमें ना डायग्राम शोज परसेंटेज ऑफ गैसेस इन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। तो डायग्राम में ये शो हो रही हैं एक्सपायर्ड गैसेस भी और इंस्पायर्ड भी एयर जो है। तो पहला जो इसका पार्ट है आइडेंटिफाई करना है ना 1, 2, X, Y और Z को। तो 1 जो है वो इंस्पायर्ड एयर है, 2 जो है वो एक्सपायर्ड एयर है, X जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, Y जो है नाइट्रोजन और Z जो है वो ऑक्सीजन। तो B वाला जो इसका पार्ट था Y गैस X इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन फिगर 1। तो इसका जो आंसर है ऑक्सीजन इज़ द मेन रिक्वायरमेंट फॉर इनहेलेशन। सो गैस X यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज़ नेग्लिजिबल ड्यूरिंग इनहेलेशन। इसका जो थर्ड पार्ट है हाउ द परसेंटेज ऑफ X इंक्रीज्ड इन फिगर 2। तो दूसरी जो डायग्राम है उसमें X जो है उसकी परसेंटेज कैसे इंक्रीज़ हुई है। इसका आंसर है वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, सो परसेंटेज ऑफ X इज़ इंक्रीज। तो जब हम रिलीज़ करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन में तो परसेंटेज जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, तो इसलिए X जो है वो इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे फिगर जो है वो शो कर रही है हेल्दी लंग एंड डिजीज़ लंग। तो इसमें ना आइडेंटिफाई करना है डिजीज़ एंड अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लंग। तो द फिगर शोज अ डिजीज़ लंग इज़ B। तो B वाला जो लंग है वो डिजीज़ है। तो डिजीज़ नेम इज़ एम्फिसीमा एंड अफेक्टेड पार्ट इज़ वॉल ऑफ एलोलाई। तो बीमारी का नाम जो है एम्फिसीमा है और मुतासरा हिस्सा जो है वो एलोलाई की दीवारें हैं। इसका जो B पार्ट है हाउ द पार्ट B शोज स्ट्रक्चरल वेरिएशन फ्राम अ पार्ट A। तो हिस्सा B जो है वो स्ट्रक्चरली तौर पे हिस्सा A से किस तरफ मुख्तलिफ है। इसका जो आंसर है इन पार्ट B ग्रेजुअल ब्रेक डाउन ऑफ द थिन वॉल्स ऑफ द एलोलाई ऑकर्स। तो B वाले पार्ट में ना एलोलाई की बारीक दीवारें आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गैसोस एक्सचेंज इज डिक्रीज। तो गैसों के तबादले के लिए ना टोटल जो सरफेस है वो कम हो जाती है। फिर इसी का जो पार्ट C है राइट एनी 2 सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। इसकी 2 कोई अलामतें लिखनी हैं। तो इंक्रीजिंग ब्रेथलेसनेस इज़ अ कॉमन सिम्टम, यानी सांस का बढ़ता हुआ ना यानी फूलना ना एक आम अलामत है। इन एडवांस केसेस द पेशेंट फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू वॉक। तो शदीद सूरत में ना ये मरीज़ के लिए चलने में दुश्वारी होती है। द लंग्स लूज इलास्टिसिटी मेकिंग इट हार्ड टू एक्सहेल एयर। तो फेफड़े जो हैं लंग्स अपनी लचक खो देते हैं जिससे हवा खारिज करना मुश्किल होता है। और इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ द फाइनर ब्रोंक्यूल्स आल्सो ऑकर। बारीक ब्रोंक्यूल्स में ना सूजन और तंगी भी हो जाती है। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन 14 है द डायग्राम शोज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो यहाँ पे ये डायग्राम जो है ये शो कर रही है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर Z। तो इसका आइडेंटिफिकेशन करनी है तो ये एलुलस है। इसी तरह B पे है जो नेम द गैसेस X एंड Y। तो X जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और Y जो है ये ऑक्सीजन। इसी का जो C पार्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लड विच इज़ लिविंग एट पॉइंट E। तो E पॉइंट पे जो ब्लड लीव कर रहा है उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हाउ नोज एंड नेजल कैविटी फंक्शन इन फिल्टरिंग इनकमिंग एयर। तो नाक जो है और उसके बाद जो नेजल कैविटी है जो उसके अंदर खाली जगह होती है आने वाली हवा को फिल्टर करने में कैसे काम करती है। इसका जो आंसर है कि नोज हेयर्स ट्रैप लार्ज पार्टिकल्स लाइक डस्ट। तो नाक के जो बाल होते हैं ना ये धूल जो डस्ट होती है उस जैसे बड़े पार्टिकल्स को रोक लेते हैं। मस्कस कैप्चर्स स्मॉलर जर्म्स एंड पोल्यूटेंट्स। तो इसके अंदर जो चिपचिपा मटेरियल होता है ना मस्कस ये छोटे जर्म्स और जो पोल्यूटेंट्स है ना आलूदगी को उसको ना कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है। तो सीलिया मूव द ट्रैप पार्टिकल्स टुवर्ड द थ्रोट। तो सीलिया जो होते हैं ये जो इसमें ट्रैप्ड होते हैं ना फंसे हुए जो पार्टिकल्स हैं उनको गले की तरफ ना मुंतकिल करते हैं। द नेजल कैविटी
आल्सो वार्म्स एंड मॉइस्चन द एयर। तो नाक की ये जो कैविटी है ये हवा को गर्म भी करती है और थोड़ा मॉइस्चर यानी नमी वाली ना बना देती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इन द नोज किल्स हार्मफुल जर्म्स। तो नाक पे पैदा होने वाली जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो नुकसानदेह जर्म्स को ख़त्म करती हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन 16 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फेरिंग्स इन ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो इंसानी जो रेस्पिरेशन का सिस्टम है इसमें फेरिंग्स का क्या किरदार है। फेरिंग्स एक्ट एज अ पाथवे फॉर एयर फ्रॉम नोज टू लंग्स। तो ये जो फेरिंग्स है नाक से ना लंग्स तक हवा के लिए रास्ते का काम करता है। इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द वेंट पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग। तो ये निकलने के दौरान ना ये जो फूड है उसको सांस की नाली में जाने से रोकता है। इट आल्सो वार्म्स एंड मॉइस्चन्स द एयर बिफोर इट इंटर्स लंग्स। तो ये हवा को ना लंग्स में दाखिल होने से पहले गर्म और थोड़ा नम यानी मॉइस्ट कर देता है। द फेरिंग कंटेंस टॉन्सिल्स दैट हेल्प फाइट इन्फेक्शंस। तो ये जो फेरिंग्स है इसमें मौजूद जो टॉन्सिल्स होते हैं ये इन्फेक्शन से लड़ने में ना मदद देते हैं। नेक्स्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना निज़ाम तनफ़ुस इसकी साख्त को बयान करना है। इसका जो आंसर है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले जो है एयर पैसेज वे ना जो हवा का रास्ता है। इट इंक्लूड्स नोज फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो इसमें ये सारी जो हैं चीज़ें ये सब शामिल हैं जिसमें नोज़ है, फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट में ना नोज़ और जो नेज़ल कैविटी है तो नोज़ हेयर एंड मस्कस ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स। तो नाक के बाल और जो मस्कस होती है ये डस्ट और जर्म्स को रोक लेती है। द एयर इज़ आल्सो वार्म्ड एंड मॉइस्चन्ड एयर। तो यहाँ पे ना हवा थोड़ी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है और मॉइस्चन्ड हो जाती है। फिर फेरिंग्स एंड लेरिंग्स जो है ये जो है एयर पैसेज थ्रू द फेरिंग्स टू द लेरिंग्स। तो ये जो हवा है पहले फेरिंग्स वाले पोर्शन में जाती है उसके बाद लेरिंग्स में। तो लेरिंग्स कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स एंड लीड टू द ट्रैकिया। तो ये जो लेरिंग्स है इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना और फिर ये आगे ट्रैकिया तक जाता है जो हवा की नाली है। उसके बाद ट्रैकिया एंड जो ब्रोंकाई है तो ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज रिंग। तो इसमें ना बिल्कुल पूरी हड्डी के ना थोड़े रिंग्स से बने होते हैं। तो इट स्प्लिट्स इनटू ब्रोंकाई एंटरिंग द लंग्स। तो ये दो जो है ना हिस्सों में तकसीम होकर लंग्स में एंटर होती है। फिर ब्रोंक्यूल्स एंड एलोलाई जो है कि ब्रोंक्यूल्स एंड इन एनोलाई वेयर गैस एक्सचेंज ऑकर। तो ये जो है ना ब्रोंक्यूल्स ये एंड होते हैं एलोलाई में जाके जहाँ पे गैस की एक्सचेंजमेंट होती है। फिर एलोलाई आर सराउंडेड बाय कैपिलरीज फॉर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। तो ये जो हवा की थैलियाँ एलोलाई जो हैं इसके गिर्द बारीक जो है ना कैपिलरीज होती हैं ब्लड की जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तबादला करती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन ब्रीदिंग एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। तो सांस लेने के लिए ना इसकी डेफिनेशन जो है वो बतानी है, प्रोसेस जो है ब्रीदिंग जो है सांस लेना और इसका तरीक़ाकार भी बयान करना है। तो पहले इसकी डेफिनेशन जो है, ब्रीदिंग इज़ द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम द लंग्स। तो सांस लेना ना एक मैकेनिकी अमल है ना, फिजिकल मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को ना इससे भरपूर जो हवा है उसको अंदर खींचा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो हवा है वो लंग्स से उसको बाहर निकाला जाता है। इट ऑकर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड बाय द रेस्पिरेटरी मसल्स। तो ये अमल ना सांस के जो मसल्स हैं उनके ज़रिए दबाव में तब्दीली से होता है। फिर मैकेनिज्म जो है ब्रीदिंग का, द ब्रीदिंग मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। इसके दो हिस्से होते हैं। पहले इनहेलेशन जिसको इंस्पायरेशन कहते हैं, तो सांस जो अंदर लेने का जो अमल है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो ये जो रिब्स होती हैं उनके दरमियान मौजूद जो एक्सटर्नल जो मसल्स होते हैं वो सुकड़ जाते हैं और जो रिब्स हैं उनको ऊपर और बाहर की तरफ खींचते हैं। फिर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स, यानी डायफ्राम सुकड़ जाता है और चिपटा हो जाता है। थॉरिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज। तो ये जो कैविटी है ना सीने के अंदर जो जगह है इसका हुजम जो है ना वॉल्यूम वो बढ़ जाता है। एयर प्रेशर इन लंग्स डिक्रीज। तो ये जो लंग्स हैं उनमें हवा का दबाव कम हो जाता है। एयर रशेज इनटू लंग्स थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो हवा जो है सांस की नालियों के ज़रिए लंग्स में इंटर होती है। फिर जो सेकंड इसका फेज़ है
एक्सलेशन जो है, इसको एक्सपायरेशन भी कहते हैं, सांस बाहर निकालने का जो अमल है। इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। तो ये जो रिब्स हैं उनके दरमियान मौजूद जो मसल्स हैं वो थोड़े रिलैक्स पड़ जाते हैं ना, और रिब्स जो है नीचे और अंदर की तरफ हो जाती हैं। तो डायफ्राम रिलैक्सेस एंड बिकम्स डोम शेप। तो डायफ्राम थोड़ा रिलैक्स होकर ना डोम शेप यानी गुंबद की शक्ल का हो जाता है, कर्व होता है ना जैसे उस तरह का। तो थोरिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज। तो सीने के अंदर ये जो कैविटी है उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। एयर प्रेशर इन लंग्स इंक्रीज। तो लंग्स में जो हवा का दबाव है वो बढ़ जाता है। और एयर इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स। तो हवा जो है वो लंग्स से बाहर निकल जाती है, उसको यानी फोर्स मिलती है ना इस तरीके से। दिस कंटिन्यूस प्रोसेस इंश्योर्स प्रॉपर गैस एक्सचेंज इन द बॉडी। तो ये ना मुसलसल अमल है जिसमें गैसों के तबादले को ना यकीनी बनाता है ये प्रोसेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। तो इनमें ना बताना है दोनों में जो फ़र्क है। इसमें जो इंस्पायर्ड एयर होती है इसको वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस आउट कर चुके हैं ना शॉर्ट क्वेश्चंस में। ये 21% होती है ऑक्सीजन, और एक्सपायर्ड एयर में ना 16%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंस्पायर्ड एयर में 0.04% और एक्सपायर्ड एयर में 4%। नाइट्रोजन जो है दोनों में सिमिलर होती है 79%। वाटर वेपर जो है ये इंस्पायर्ड एयर में ना वेरिएबल होते हैं यानी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, और एक्सपायर्ड एयर में ना ये सैचुरेटेड होते हैं, मतलब काफ़ी सारे वाटर वेपर होते हैं जब हम सांस बाहर निकालते हैं। फिर टेम्परेचर जो है इंस्पायर्ड जो एयर है उसमें वेरिएबल होते हैं, और एक्सपायर्ड एयर में ना तकरीबन जो बॉडी का टेम्परेचर है उस जितने वार्म होते हैं। और डस्ट पार्टिकल ना इंस्पायर्ड एयर में ये वेरिएबल होते हैं, जबकि एक्सपायर्ड एयर में ये लिटल या आलमोस्ट ना नहीं होते। क्वेश्चन 4 जो है यहाँ पे कुछ डिजीज़ हैं तो उनके सिम्टम, काजेज और ट्रीटमेंट बतानी है। सबसे पहले जो है ब्रोंकाइटिस जो है, तो ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजेस लाइक ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाइटिस जो है ये जो हवा की नालियाँ ना जिसमें ये एयर पैसेजेस में जैसे ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स है, इनकी सोजिश होती है। तो सिम्टम्स जो हैं इसके, कफ विद मस्कस एंड ब्रेथलेसनेस आर कॉमन। तो इसमें मस्कस होती है जैसे बलगम होती है ना वो वाली खांसी, उसके बाद सांस का फूल जाना, ये आम इसके सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स गेट वर्स ओवर टाइम इफ़ अनट्रीटेड। तो ये इलाज ना किया जाए ना तो इलामात इसकी बिगड़ सकती हैं। काज जो है इसका अक्यूट टाइप इज़ काज्ड बाय फ्लू वायरसेस। तो ये वाली जो है ना अक्यूट टाइप, तो इनको ना फ्लू वायरस जैसे होते हैं। तो उसके बाद ना क्रॉनिक जो टाइप है इज़ मोस्टली ड्यू टू स्मोकिंग एंड पोल्यूशन। तो इसमें जो क्रॉनिक टाइप है ये सिगरेट नोशी और आलूदगी की वजह से होती है। ट्रीटमेंट जो है इसकी अवॉइड स्मोकिंग, रेस्ट, ड्रिंक फ्लूइड्स और यूज़ इनहेलर्स। तो इसमें सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, आराम करें, इसमें ज़्यादा फ्लूइड्स यूज़ करें ना, पानी वगैरह, और इनहेलर का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स में भी गिवन फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो बैक्टीरिया की सूरत में ना एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं। नेक्स्ट में जैसे इम्फिसिमा है, तो इम्फिसिमा इज़ द डिजीज़ वेयर एलोलाई ओवर इन्फ्लेट रिड्यूस लंग फंक्शन। तो इम्फिसिमा एक बीमारी है ना जिसमें ये जो एलोलाई की छोटी छोटी हवा की थैलियाँ हैं वो फूल जाती हैं, और जो लंग्स हैं उनका काम जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, फंक्शनिंग। सिम्टम्स जो हैं इसके, ब्रेथलेसनेस इंक्रीजेज एंड लंग लूज इलास्टिसिटी। तो सांस फूलना, और जो लंग्स हैं उनके अंदर से इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है, वो लूज़ हो जाती है। इट बिकम्स हार्डर टू एक्सहेल एयर। तो हवा को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। इसका जो काज है, काज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू स्मोक, डस्ट और पोल्यूशन। तो इससे ना ये जो ज़्यादा देर के लिए धुआं, गर्द या आलूदगी के सामने इससे होता है। फिर एलोलाई वॉल्स ब्रेक डाउन रिड्यूसिंग गैस एक्सचेंज। तो हवा की जो थैली है ना एलोलाई, उसकी दीवारें टूटने से ना गैसों का जो एक्सचेंजमेंट है वो कम हो जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है, नो क्योर, अवॉइड स्मोकिंग एंड यूज़ प्रिस्क्राइब मेडिसिन। तो इसका मुस्तकिल कोई इलाज नहीं है, तो सिगरेट नोशी से परहेज़ करें और मेडिसिन लें जैसे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। फिर ट्रीटमेंट जो है ना, रिड्यूसेस सिम्टम्स एंड इम्प्रूव्स ब्रीदिंग। तो इलाज से ना ये अलामात कम हो जाती हैं और सांस लेने में ना बेहतरी आती है। फिर निमोनिया जो है, निमोनिया इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ एलोलाई ड्यू टू इन्फेक्शन। तो इसमें लंग्स की में जो एलोलाई हैं उसकी सोजिश हो जाती है जो इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसके जो सिम्टम्स हैं, फीवर, कफ, चेस्ट पेन, नोजिया एंड सोर थ्रोट। इसके जो काजेज़ हैं, मोस्टली काज्ड बाय स्पेक्ट्रोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। तो ये ख़ास बैक्टीरिया है जो इसकी वजह होती है। और ट्रीटमेंट जो है, एंटीबायोटिक्स आर गिवन फॉर बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया के लिए ना एंटीबायोटिक दी जाती हैं।
रेस्ट एंड ड्रिंकिंग फ्लूइड्स आल्सो हेल्प। आराम और ये जो फ्लूइड्स वगैरह है ना, पानी वगैरह, इस टाइप की चीज़ें जो हैं ये मुफीद होती हैं। अस्थमा जो है, अस्थमा इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवेज। तो ये ना हवा की नालियों की दायमी सोजिश की बीमारी है। इसके जो सिम्टम्स हैं, विजिंग साउंड, डिफ़िकल्टी इन एक्सहेलिंग एंड मस्कस सिक्रेशन। तो सीटी जैसी आवाज़ आती है, सांस निकालने में मुश्किल, और इसमें मस्कस जैसे बलगम का इखराज होता है। स्वेलिंग इन एयरवे काजेज ब्रीथिंग इश्यूज। तो हवा की नाली में सूजन सांस के लिए ना दिक्कत पैदा करती है। इसके जो काज है ना, एलर्जी टू डस्ट, कोल्ड एयर, फूड और स्ट्रेस। तो गर्द जो होती है ना, डस्ट वगैरह, ठंडी हवा, खुराक या जहनी दबाव से एलर्जी। स्मोक एंड एक्सरसाइज कैन आल्सो ट्रिगर इट। तो सिगरेट का धुआं और वर्जिश से भी ना इसमें मज़ीद मतलब इजाफा हो सकता है। इसका जो ट्रीटमेंट है, कंट्रोल्ड विद ब्रोंकोडाइलेटर्स एंड इनहेलर्स। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स दवाएं जो हैं और इनहेलर से ना इस पर काबू पाया जा सकता है। नो क्योर बट सिम्टम्स कैन बी मैनेज। इसका इलाज नहीं है मगर इलामात पे ना काबू पाया जा सकता है। फिर लंग कैंसर जो है, इसको सरतान बोलते हैं ना उर्दू में कैंसर को। तो लंग कैंसर इज़ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन लंग्स फॉर्मिंग ट्यूमर्स। तो इसमें ना लंग्स का जो ये कैंसर है, इसमें सेल्स से बेकाबू ना अनकंट्रोलेबली बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर बाद में ना ट्यूमर्स, छोटी रसोलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। तो सिम्पटम्स इसके जो है, सिम्टम्स में कफ है, चेस्ट पेन, लॉस ऑफ सीलिया एंड ट्यूमर फॉर्मेशन। तो खांसी, सीने में दर्द है, सीलिया का ख़त्म होना और रसोलियाँ बनना। फिर ब्लॉकेज इन एयरवेज एंड डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। तो हवा की नालियों की बंदिश और सांस लेने में दुश्वारी जो है। काज जो है, मोस्टली काज बाय टोबैको स्मोक एंड एयर पोल्यूशन। ज़्यादातर ना सिगरेट नौशी और फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से ना एक्सपोजर टू एब्सिटोस एंड केमिकल इंक्रीजेस रिस्क। तो एस्बेस्टोस और केमिकल से ना इसको अगर सामने ज़्यादा रहे उनके पास, तो इसका ख़तरा बढ़ जाता है। फिर ट्रीटमेंट जो है इसका, निमोनेक्टोमी जो है और रेडिएशन टू रिमूव डिस्ट्रॉय ट्यूमर। तो ये तरीके जो हैं, शुआओं वगैरह से रसोलियों को ख़त्म किया जाता है। अर्ली डिटेक्शन इम्प्रूव्स सर्वाइवल चांसेस। तो जल्द पता चलने से ना बचने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, और वीडियो जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर कोई सजेशंस या कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।